नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आई राठौर और हम देख रहे हैं आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज जो महान क्रांतिकारी हैं उनके बारे में। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानता हो भारत देश के अंदर। तो उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, ये आरपीएससी की वजह से ही नहीं, ऐसा नहीं है, अपितु सभी विद्यार्थियों को कम से कम इनकी जीवनी सभी को एक बार पढ़नी ही चाहिए। जो भी महान क्रांतिकारी हुए हमारे देश में, जितने भी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का आहुति दी, प्राणों की, तो निश्चित ही उन सबको हमें पढ़ना चाहिए। तो करते हैं आज इनके बारे में हम जानकारी। देखिए, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, तो 23 जुलाई 1906 को भाभरा जो है, ये भाभरा गांव में और झाबुआ के अंदर, जो कि अलीराजपुर रियासत थी उस समय, तो झाबुआ के अंदर इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में। और इनके जो परदादा है वो यहाँ आते हैं और फिर यहाँ पे बस जाते हैं। देखिए, इनके माता पिता जगरानी देवी माता और पंडित सीताराम तिवारी जो हैं वो पिताजी का नाम है इनके। और जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा इनकी यहीं पे भाभरा के अंदर ही होती है, इसी गांव में होती है। यहाँ से शुरुआत करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इनके बारे में, हम बहुत सारी जानकारियाँ आज इस वीडियो में लेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बिल्कुल से। तो इनकी भाभरा में प्रारंभिक शिक्षा हो जाती है। उसके बाद में देखिए, बहुत कम उम्र, यानी कि छोटी उम्र में ही इनका अपने पिताजी से किसी कारण से विवाद हो जाता है। क्या कारण रहा, तो ये कहीं से आम लेके आते हैं और उसकी बिना, यानी कि मालिक की बिना इजाज़त के ये कहीं से आम ले लेते हैं। इनके पिताजी को जब वो खबर किसी के थ्रू मिलती है तो पिताजी इनको बोलते हैं कि जाके क्षमा मांग ले, यानी कि उस व्यक्ति से क्षमा मांग ले। तो ये अपनी बात पे अड़ जाते हैं। इनके पिताजी इनको ज़ोर से डांट देते ज़्यादा और इनको घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं। तो ये घर में, यानी कि गांव में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं उस समय। और ये अपनी बात पे, एक बात पे अड़ जाते हैं कि अब अगर पिताजी नहीं बुलाते तो मैं घर नहीं जाऊँगा। यानी कि अब देखिए, आप 13 वर्ष की आयु में ही इनकी एक हट हो जाती है, बहुत कम आयु रहती है, 13 वर्ष की आयु। उसी समय की ये घटना है और उसको ये आत्म स्वाभिमान जो है, स्वाभिमान से जोड़ के और घर के बाहर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं आते। इनके पिताजी इनको बुलाते नहीं हैं, ये इंतज़ार करते हैं कि बुला लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं बिना क्षमा किए या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ऐसा इनके बीच में एक वो चीज़ हो जाती है। और यहीं से 13 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं कि घर छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद ये कभी घर ही नहीं जाते हैं। आप देखिए, अब 13 वर्ष की आयु में इनका सफ़र शुरू होता है क्रांतिकारी का। एक जो क्रांतिकारी है 13 वर्ष में अपना घर छोड़ता है और उसके बाद ये पूरे वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे, जानकारी हम पढ़ेंगे, कितने महत्वपूर्ण योगदान है इनके और बहुत सारी घटनाएं इनसे जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की है। तो ये उसके बाद में कभी घर वापस मुड़ के नहीं जाते हैं, यानी ये वापस झाबुआ में भाभरा नहीं आते हैं। तो ये यहाँ से कहाँ जाते हैं, तो यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। जब भाभरा से ये निकलते हैं तो कहा जाता है कि 35 या 37 मील, 1.6 किलोमीटर होता है एक मील के अंदर, इतना ये पैदल चलते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ लेते हैं। भाभरा से निकल जाते हैं और जैसे ट्रेन पकड़ते हैं, ये ट्रेन कहाँ की पकड़ लेते हैं, इनको कुछ ज्ञात नहीं रहता कि ये कहाँ जा रहे हैं, बस ये जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं। और जब ट्रेन रुकती है जिस स्टेशन पे, लास्ट अंतिम स्टेशन पे जहाँ रुकती है, तो ये पड़ोसी से पूछते हैं जो अंदर हैं और उनसे जब बातचीत करते हैं और पूछते हैं ये क्या आ गया, तो उनको पता चलता है कि ये मुंबई आ गया, महाराष्ट्र में आ गए हैं। अब ये घर से कुछ लेके गए नहीं थे, खाने पीने की इनके पास में कोई सामग्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यानी कि ये सिर्फ जैसा निकाला था वैसे यहाँ से रवाना हो गए थे। तो दोस्तों, ये यहाँ से मुंबई चले गए। अब मुंबई में जाके इन्होंने एक रेस्टोरेंट मालिक से थोड़ी इन्होंने बातचीत करी और क्या कहा इनको कि मैं यहाँ पे कोई काम, अगर यदि आप कोई काम देंगे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो रेस्टोरेंट मालिक को ये रहा कि ये इस बच्चे को मैं रख के क्या करूँगा,
यानी ये तो और मेरे महंगा पड़ेगा। तो ये सिर्फ खाने पीने के लिए, यानी कि आप मुझे खाना दीजिएगा, मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो रेस्टोरेंट में काम एक शुरू कर देते हैं मुंबई जाके। फिर कुछ समय पश्चात अब यहाँ पे जब मुंबई में रहते हैं तो उस समय इनको जो भगत सिंह और ये भगत सिंह का भी आएगा तब अपन पढ़ेंगे एक बार। तो इनको फिल्मों का एक रहता है, तो ये मुख्य जो फिल्में चलती है उस समय वो देखते हैं, और कुछ समय पश्चात यहाँ से निकल जाते हैं, मुंबई से रवाना हो जाते हैं वापस। अब मुंबई से ये कहाँ चले जाते हैं? मुंबई से ये चले जाते हैं वापस बनारस। देखिएगा दोस्तों, कहाँ से कहाँ चले गए? झाबुआ से मुंबई गए, मुंबई से वापस कहाँ चले गए? बनारस चले गए। अब बनारस में काशी विद्यापीठ जो है, यहाँ पे इनका आगे की जो उच्च शिक्षा के लिए बात करें तो यहाँ हिंदी और संस्कृत का ये पढ़ाई करते हैं वापस। ये बीच का जो समय है उसको भूल के वापस पढ़ाई में लगते हैं, और संस्कृत और हिंदी दोनों में ये विद्वान एक विद्वता हासिल करते हैं। और यहाँ ये जो काशी विद्यापीठ है बनारस, इसमें से कई क्रांतिकारी निकले हैं, ये आप ध्यान रखें। यहाँ कहाँ से इन्होंने उच्च शिक्षा ली? यहाँ से ली। दोस्तों इसके बीच में ये अपने शरीर को बिल्कुल मजबूत करने की, मतलब इनका एक रहता है, उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरीके से व्यक्ति को मजबूत रहना चाहिए। तो कसरत के भी शौकीन थे, ये यहाँ रहते हुए कसरत भी करते थे। और कहा जाता है ये ऐसा वाक़या होता है यहाँ पे बनारस के अंदर ही, जहाँ पे कोई व्यक्ति इनके सामने किसी को छेड़खानी कर रहा होता है, तो ये उसको एक दो बार टोंकते हैं। टोंकने के बाद में भी वो व्यक्ति नहीं मानता है, तो फिर ये उसको थोड़ा सा इस तरीके से सजा देते, एक दो उसके रखते हैं। तो उसके बाद में उस व्यक्ति की तरफ से कोई भी, मतलब इस तरीके से कोई गंदी हरकतें सुनने में नहीं आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जो शरीर है वो शरीर ऐसा था कि एक ही अगर किसी के ये चांटा रख देते हैं तो फिर सामने वाला थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता। फिर देखिए अब इसके बाद में क्या घटना घटती है। इसके बाद में 1915 में गांधी जी के आने से पहले तक कांग्रेस एक पूर्ण रूप से अंग्रेजी सहयोगी पार्टी रही, परंतु चंद्रशेखर ने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। अब ये क्या बात है, इनसे क्या रिलेशन है इस चीज़ का? तो दोस्तों सिर्फ इतना है यहाँ पे, ये आपको समझने के लिए सिर्फ एक लाइन है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। पिछले भी हमने वीडियो देखे तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए क्रांतिकारी थे वो कांग्रेस से या तो हट गए थे या ज्वाइन ही नहीं किया। क्या कारण रहा उस समय? कारण यह रहा कि कांग्रेस के अंदर जितने भी व्यक्ति थे, कांग्रेस पे जो एक तरह से वरद हस्त है वो अंग्रेजों का ही है। तो जब अंग्रेजों का ही वरद हस्त है और अंग्रेज ही जब उस पार्टी को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बताइएगा देश के लिए वहाँ पे या इनके लिए वहाँ पे क्या उपयोगिता हो सकती है। तो इसलिए ये उस चीज़ को देख लेते हैं और उसको ज्वाइन नहीं करते, कांग्रेस को ज्वाइन ही नहीं करते हैं। हाँ 1915 के बाद में जब गांधी जी आ जाते हैं तो वो ज़रूर से फिर उस पर थोड़ा दबाव रख के और कई काम वो करवाते हैं राष्ट्रीय हित में। तो उसके बाद देखिए आप ज्वाइन नहीं करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, ये ध्यान रखिएगा आप, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी इसका निर्माण करते हैं। रिपब्लिक आर्मी इसका निर्माण करते हैं। और ये आप देखिएगा कि बाद में जाके ये जो इनका एक संगठन है, ये संगठन भी धीरे धीरे बाद में ख़त्म होगा। उसकी जगह फिर उसको नया एक वापस से ये नया संगठन बनाएंगे। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी किसने, अगर ये आता है, किसने निर्माण किया, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ये बात होती है। उसी बीच में क्या होता है कि 1915 की ये घटना हुई जब कांग्रेस, यानी कि गांधी जी के आने से पहले तक कांग्रेस एक तरह से बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय हित में नहीं आ पा रही थी, एक तरह से बिल्कुल उसका ढुलमुल रवैया यूँ मान सकते हैं अपन। और बीच में अपनों ने पढ़ा भी है कि जहाँ पे गर्म दल और नरम दल बढ़ जाते हैं और आधे नेता बाहर निकल जाते हैं और ये चीज़ें। तो फिर उसके बाद में जलियांवाला बाग एक हत्याकांड होता है, अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है। और ये घटना जब घटती है तो इसमें इसका पूरे देश में विरोध होता है। और ये चीज़ें, ये जो क्रांतिकारी है, देश का जो जनमानस है, सामान्य जनमानस है, वो भी इससे एकदम से उद्वेलित होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी तो एक निश्चित रूप से ही उसको तो उसमें अपने जो जहन में ये घटना बिल्कुल याद रहेगी और वो उतर होगा कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो जैसे ये घटना घटती है उसके बाद में असहयोग आंदोलन की चीज़ घट जाती है, यानी कि गांधी जी द्वारा
असहयोग आंदोलन चलाया जाता है 1920 सितंबर के अंदर। सितंबर 1920 में गांधी जी द्वारा क्या होता है, असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। ये जो असहयोग आंदोलन चलता है दोस्तों, तो उस असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर हैं, बाकी जो भी क्रांतिकारी है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें। इसी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में ही जब ये हिस्सा लेते हैं तो उसी समय इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके इनको सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा कितनी सुनाई जाती है, तो 15 बेत यानी कि कोड़े, 15 कोड़ों की सज़ा इनको सुनाई जाती है। तो ये जो बेत इनके पड़ते हैं, इनको मारते हैं बिल्कुल निर्वस्त्र करके, तो ये टस से मस नहीं होते हैं, यानी ये भारत माता की जय करते रहते हैं, मारे जाते हैं, भारत माता की जय करते रहते हैं। वहाँ पे 2 या 3 यदि किसी को मारते हैं तो उसके बाद में वो बिल्कुल से टूट जाता है इसी प्रति। लेकिन इन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, 15 ही इन्होंने जो कोड़े हैं वो खाए। तो जो मारने वाला व्यक्ति है वो भी भारतीय ही था हालांकि, लेकिन अंग्रेज़ सरकार में नौकरी करते हैं, तो फिर वो उनको घर ले जाते हैं और बिल्कुल से इनके मालिश वालिश की जाती है हल्दी के लगा के, और ये सब चीज़ें, क्योंकि वो भी इनसे प्रभावित होता है कि उसको लगता है कि वास्तव में कोई व्यक्ति मिला है जो इतनी मार खाने के बाद भी अंग्रेज सरकार के दबाव में नहीं आ रहा है। और इनसे नाम भी पूछा जाता है, तो ये नाम क्या नाम है, तो कि आज़ाद, और सब चीज़ें, ये स्वतंत्रता, भारत माता, बस इन शब्दों के अलावा और कुछ भी अंग्रेज़ों को बोलते ही नहीं थे। तो लोगों ने ये चीज़ देखी और इससे इनका नाम एकदम से फेमस होता है। ये जो सज़ा इनको मिलती है, और सज़ा ये बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करके उसको खाते हैं, सज़ा को कंप्लीट करते हैं, और फिर भी दबाव में नहीं आते हैं। तो इससे इनका नाम एकदम से और सभी लोग परिचित हो जाते हैं एकदम से सुर्खियों में। तो दोस्तों इसके बीच में क्या होता है, एक असहयोग जो आंदोलन है, गांधी जी इसको 1922 में फरवरी में वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा जो जगह है वहाँ पे जो किसान है वो उस पुलिस चौकी को घेर के आग लगा देते हैं, और इस चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी इस जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इससे जितने भी जो युवा क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, तो ये जो क्रांतिकारी, इनको एकदम से गुस्सा आ जाता है कि इतना समय हमने बर्बाद किया, और जब हम बिल्कुल इस आंदोलन को अब इतने लंबे समय तक, यानी कि 1.5-2 साल तक इसको चला रहे हैं, तो फिर वापस लेने का क्या तर्क। और दूसरी बात, इसमें गांधी जी किसी का परामर्श नहीं लेते हैं, स्वयं ही डायरेक्टली उसको बंद कर देते हैं। तो इससे भी इनमें भी आक्रोश होता है। यहाँ से फिर वो गांधी जी की जो विचारधारा है उससे थोड़े से हट जाते हैं चंद्रशेखर, और जितने भी युवा क्रांतिकारी थे, जितने भी हम मान सकते हैं, वो सभी फिर इनकी विचारधारा से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों इन्होंने, जो आपको ध्यान है, अभी हमने जैसे पढ़ा कि इन्होंने एक संगठन तैयार किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी को यदि एक व्यक्ति ने संगठन तैयार किया, तो संगठन तो अपने आप चल नहीं सकता है, उसको तो धन की भी आवश्यकता होगी, उसको बिल्कुल एक सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी, मैन पावर की भी आवश्यकता होगी, यानी कि उस संगठन के अंदर व्यक्ति भी चाहिए, और व्यक्ति के साथ में उस संगठन को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लान बनाया, जो बिस्मिल जी हैं उन्होंने, और राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर है इन्होंने, और भी मैं अभी आपको बताऊं क्रांतिकारी सारे, तो इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं हम सरकारी खजाने को ही लूट लें, और सरकारी खजाने को लूटने के बाद उसका ही प्रयोग सरकार के विरुद्ध करें, यानी कि उस धन का ही उपयोग यदि हम करें तो उसमें किसी जनमानस को भी कोई नुकसान नहीं है, और हम अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में ये क्या करते हैं, 9 अगस्त 1925 की बात है। 9 अगस्त 1925, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक फ़ोटो, काकोरी करके एक जगह है, काकोरी कांड होता है। क्या है ये काकोरी कांड? तो काकोरी कांड दोस्तों बहुत फेमस हुआ था, और ये बहुत ही अंग्रेज़ों के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था कि इनको पकड़ा जाए। देखते हैं इसमें क्या होता है कि शाहजहाँपुर से लखनऊ की एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन के अंदर अंग्रेज़ों का खजाना होता है, इस ट्रेन के अंदर अंग्रेज़ों का खजाना होता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, अशफाक उल्ला खान है, राजेंद्र लाहिड़ी है, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ जो वो गुप्ता, मुरारी लाल, मुकुंदीलाल गुप्ता, बनवारी लाल, ये सब लोग एक पूरी टीम इनकी रहती है। और ये पूरी टीम क्या करती है, तो इस एक सुनियोजित योजना को अंजाम देती है। सुनियोजित मतलब ये बिल्कुल इनको मालूम रहता है कि यहाँ पे ट्रेन रोकनी है, किस तरीके से कायम करना है। तो ये क्या करते हैं
कि कुछ बंदूकें लेके यानी कि पिस्टल्स लेके और ट्रेन की जो चेन है उसको खींच देते हैं। अब इनका यही मकसद रहता है कि यहाँ पर अंदर जो भी पैसेंजर्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचे और हमें ट्रेन रोकनी है। ट्रेन रोकने के बाद में हमें खजाना लेके यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तुरंत निकल जाना है। होता क्या है, जैसे ये ट्रेन रोकते हैं उसके बीच में जैसे ताला टूटता ही नहीं इसे खजाने का, और कोशिश करते हैं, इनके पास जो पिस्टल्स रहती है उनसे भी कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में जो अशफाक उल्ला खां है ये ताले को पत्थर वगैरह से तोड़ के और खजाने को लेके, और चादरें रहती है उन चादरों में ये उस धन को लूटने यानी कि उसके अंदर गठरिया बांध के उसको रवाना होने की तैयारी में रहते हैं। इस बीच में जो यात्री हैं, यात्रियों को ये ध्यान नहीं पड़ता कि ये कौन है। ये कहते भी हैं, चिल्लाते भी हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, ये कोई खजाने को किस चीज़ के लिए लूटे, लेकिन किसी यात्री की उस बीच बचाव में गोली लग जाती है और मृत्यु हो जाती है। फिर एकदम से इनके यानी कि हड़कंप हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, और उसी में ये जितना खजाना लूटा जाता है उसको लूट के रवाना होते हैं। इसी बीच इनकी जो एक की जो चादर है वो चादर वहीं पे रह जाती है, और वही चादर फिर इनके बाद में एक गिरफ्तारी का कारण भी बनती है। उसके बाद अंग्रेज सरकार इनको माफ़ करने के मूड में नहीं रहती, यानी जगह जगह पर्चे चिपका दिए जाते हैं और इनाम घोषित कर दिए जाते हैं और इनको पकड़ने के लिए बहुत तेज़ गति कर दी जाती है। तो गिरफ्तारियाँ होती है। फिर अब गिरफ्तारियों में एक तो चंद्रशेखर आज़ाद है ये, और एक कुंदन लाल करके, वो नहीं पकड़े जाते हैं, बाकी सब पकड़े जाते हैं। तो यहाँ मेन जो है चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ नहीं, जिस तरीके से उनका नाम है उसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी घटना में नहीं पकड़े गए आजीवन, ये भी आप ध्यान रखें। चंद्रशेखर आज़ाद कभी पकड़े नहीं गए हैं अंग्रेज़ सरकार द्वारा से। इसलिए देखिएगा आप, इन्होंने सुने जो एक के बाद एक अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखी थी। तो जो पकड़े गए क्रांतिकारी, उन क्रांतिकारियों को फिर सजाएं हुई, और सजाएं क्या हुई, सजाओं में देखिए आप कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इनको तो फांसी दे दी गई, जैसा आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इन सभी क्रांतिकारियों को जो कि देश के लिए बिल्कुल शहीद हो गए, अपना तन मन धन न्योछावर करके। तो दोस्तों ये चारों जो थे एक तरह से राष्ट्रीय हीरो, ये शहीद हो गए। अब इनका जो एक ग्रुप था वो ग्रुप धीरे धीरे बिखराव की तरफ जा रहा है, यानी कि एक जो मजबूत स्तंभ थे वो 3-4 यहाँ पे, 4 जने यहाँ पे शहीद हो गए। उसके बाद में दूसरे जो क्रांतिकारी थे सचिन नाथ सान्याल, इनको काला पानी की सज़ा हुई। मनमथनाथ गुप्ता जो थे इनको 14 साल की सज़ा हुई, और बाकियों को 10 साल, 7 साल और 5 साल की जो काला पानी की सज़ा होती है, एक बार हमने पढ़ा भी है। काला पानी की जो अंडमान निकोबार में हमने सेलुलर जेल की बात करी थी, तो आप चाहे तो पीछे जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो सभी नेता हैं उनको आप देखें, तो वहाँ पे इनको भेज दिया जाता ताकि कोई भी संपर्क एक दूसरे का नहीं रहे, और बाकी जो ज़्यादा कुछ किया जाए तो उनको डायरेक्टली फांसी दे दी जाए। अब यहाँ से 4 जने ये हो गए, यानी कि ये पूरी टीम ही एक तरह से 2 जनों के अलावा सब बिखर चुके हैं। ये जैसी घटना होती, इस घटना के बाद में इनका मिलना होता है भगत सिंह से। फिर यानी कि ये आज़ाद है, वो हार नहीं मानते हैं, उनको बिल्कुल ही ये नहीं रहता है कि मेरा एक संगठन या मेरे इतने साथी चले गए हैं तो अब क्या करें। तो ये अब वाला प्रश्नवाचक इनके यहाँ नहीं था, यानी कि क्या करना ये नहीं, अगला फिर वापस कुछ ना कुछ अंग्रेज़ों की नाक में दम करना ही है। तो फिर यहाँ से ये निकलते हैं और वापस हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी लगभग समाप्त हो गई थी। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने इतने सदस्य इनके सज़ा काट रहे होते हैं। तो फिर जो भगत सिंह हैं ये लाहौर में नौजवान जो सभा है उसका निर्माण करते हैं, और चंद्रशेखर इस जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी है इसका नाम परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि है लीडर वही है, इनके बीच के जो कुछ व्यक्ति थे सैनिक क्रांतिकारी वो शहीद हो गए, कुछ सजा याफ्ता हो गए। अब बाकी इन्होंने अपना नाम, जो पार्टी का नाम चेंज करके इस संगठन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से वापस नया संगठन तैयार किया। यानी इतने सदस्य इनके खोने के बाद वापस एक नया संगठन तैयार करना, यानी इनकी कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी उस चीज़ में, देखिए आप। उसके बाद में यहाँ क्या होता है कि इसी दौरान 1927 में साइमन कमीशन, जो मार्लियामेंटो एक्ट है, जैसे रोलेट एक्ट है, वो 10-10 साल में यहाँ पे
चल रहा था जो प्रक्रिया, 1929 में आने जैसी थी वो, तो 1929 की जगह पहले ही 1927 में ही जो अंग्रेज़ों ने अपना एक पूरा मनोनीत मंत्रिमंडल कह सकते हैं, तो कमीशन यहाँ पे भेजा था, इसको साइमन कमीशन नाम दिया गया था। और लाला लाजपत राय के समय भी हमने पढ़ा, उनकी जो हत्या हुई इसी कमीशन के विरोध के कारण हुई थी। तो यही वापस देखते थे हम। 1927 में साइमन कमीशन जब भारत आता है तो इसका लाहौर में जो लाला लाजपत राय है उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जाता है, और उसी विरोध के फलस्वरूप एक कर्नल स्कॉट है, तो उसके आदेश पे इन पे लाठी चार्ज किया जाता है, और लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, और यहाँ ये कहते भी हैं कि मेरे शरीर पर जो एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेज़ों की इस जो शासन है इसमें जो ताबूत है उसमें किल का काम करेगा, यानी कि तुम अपनी ही ताबूत में किले ठोक रहे हो, ये कहने का उनका मकसद था। तो इनकी मृत्यु का इन क्रांतिकारियों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, और उसका इन्होंने बिल्कुल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने सोच लिया था कि किसी भी तरीके से इसको मारना है, यानी कि उस लाला लाजपत राय की जो हत्या करी, लाला लाजपत राय जो शहीद हुए, तो उनकी हत्या का बदला लेना निश्चित कर दिया इन लोगों ने। और फिर देखिएगा कि इनका जो बदला लेने के लिए ये चंद्रशेखर, जयगोपाल और भगत सिंह ये क्या करते हैं कि ये योजना बनाते हैं दोस्तों, योजना बनाते हैं, और जो डीएवी कॉलेज है उसके पास में ही ये सैंडर्स को मार देते हैं, और वहाँ उसको मार के ही तुरंत क्या करते हैं तीनों वहाँ से कॉलेज की दीवार को फांद के भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं यहाँ से तुरंत हाथों हाथ ही। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये मारना स्कॉट को चाहते हैं हालांकि, लेकिन उसकी इनको जो सूचना मिलती है, जयगोपाल इनकी रेकी करता है स्कॉट की, और ये जयगोपाल आके इनको बताते हैं कि अब सैंडर्स जो स्कॉट है वो आने वाला है, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स आ जाता है और वो मारा जाता है। तो ये घटना होती है यहाँ पे, और इसलिए वो इस बुल में ये मारा जाता है। हालांकि ये भी शामिल रहता है उसमें, जो लाला लाजपत राय की घटना होती है उसमें। तो लॉर्ड इरविन, अब इसके बाद क्या होता है देखिए कि 8 अप्रैल 1929 को ये जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के बाद में ये सैंडर्स की हत्या और ये चीज़ घटना घट गई। अब लॉर्ड इरविन क्या करता है कि क्रांतिकारियों का जो रुतबा है वो देख के, उस बार बार जो अंग्रेज़ों को परेशान करना है वो देख के ये घबरा जाते हैं, और ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल करके ये ले आते हैं 2 बिल। और ये जो बिल है, इन बिलों का फिर वापस क्रांतिकारी ज़्यादा एक विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन बिलों से क्रांतिकारियों का दमन एक तरह से ये करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको तुरंत ही कैद दे दी जाए, फांसी दे दी जाए डायरेक्ट, ताकि यहाँ पे कोई नया क्रांतिकारी या फिर इनको देख के कोई और आगे जनता में कोई उठे ही नहीं, आवाज़ नहीं उठाने वाला हो। तो ये जो बिल है, ये बिल 8 अप्रैल 1929 को लॉर्ड इरविन जो है ये एक असेंबली में पास करवाना चाहता है। तो उसी समय क्या होता है कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जो चंद्रशेखर हैं ये रूपरेखा तैयार करते हैं, और यहाँ पे बम की असेंबली में बम फेंकने का लाहौर षड्यंत्र जो है वो तैयार होता है। तो चंद्रशेखर चाहते हैं कि मैं जाऊँ, भगत सिंह चाहते हैं कि मैं जाऊँ, और बाकी जो साथी है वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर नहीं जाए, क्योंकि लीडर यही है उस समय वहाँ पे, जो सबसे बड़े सभी चीज़ों को मोटिवेट करने वाले, एक तरह से मेन मास्टरमाइंड कह सकते हैं, तो चंद्रशेखर थे। तो चंद्रशेखर को सबने मना लिया कि ये नहीं जाए। चंद्रशेखर चाहते कि भगत सिंह नहीं जाए, लेकिन भगत सिंह इनसे माने नहीं, और ये और बटुकेश्वर दत्त दोनों जाते हैं। असेंबली में क्या होता है कि ये एक जगह ऊपर पहुंच के, और जैसे ही बिल पास होने होता है, ये खाली जगह में बम गिरा देते हैं, खाली जगह में बम गिरा देते हैं। इनका मकसद बस इतना रहता है कि खाली जगह में बम गिराने का, कि इससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। असेंबली में यदि ये जाएंगे तो अपने आप इनको फुटेज, एक कवरेज मिलेगा, तो अपने आप लोग पहचानेंगे कि क्या रहा है देश के अंदर और क्यों ये चीज़ें घट रही है। और ये तभी जाएगा, यानी कि कब सुनेंगे, तो बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। भगत सिंह का कहना यही है, और भगत सिंह चाहते हैं तो यहाँ से भाग जाते। चंद्रशेखर ने ये चीज़ भी, इनको ये प्लान भी करा था कि गाड़ी लेके 2 जने बाहर खड़े रहेंगे, मोटरसाइकिल, और 2 अंदर जाएंगे, बम फेंकेंगे और तुरंत बाहर आके और रवाना हो जाएंगे। हालांकि भगत सिंह ये चाहते थे कि इस तरीके से हम सिर्फ इनकी नज़रों में आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे, और
भगत सिंह का कहना है कि इन्होंने बम फेंकने के बाद भी भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद करके और ये वहीं खड़े रहे ताकि इनको गिरफ्तार करे और ये न्यूज़ बने और लोग इसको नोटिस करें एक तरह से, चाहे उसमें उनको कितनी ही सज़ा क्यों नहीं हो जाए। तो ये असेंबली जो है इसमें बम कांड हुआ और भगत सिंह के समय हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये फेंका। अब इसमें इस ग्रुप में कौन कौन सदस्य थे? तो एक यशपाल, कैलाशपति, वीरभद्र तिवारी और भगवती चरण वोहरा, ये जो पूरा भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, ये पूरा एक वापस नया जो संगठन बना था उसके सदस्य थे। पुराने संगठन के सदस्य जो थे काकोरी कांड के कारण सभी लगभग पूरा संगठन ही एक तरह से समाप्त हो गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से इनको गिरफ्तार कर दिया गया। सुखदेव और जयपाल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे ये जो खबर है, सुखदेव वो थोड़े सभी का पता भी बता देते हैं, तो यहाँ भी वापस इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है और आज़ाद फिर एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका एक भगत सिंह जो थे वो इनके साथ से चले गए, बटुकेश्वर दत्त जो थे वो इनके हाथ से निकल गए, यानी कि वो अंग्रेज सरकार के कब्जे में चले गए। तो इनको फिर कहानी, यानी कि एक संगठन तैयार किया था काकोरी कांड के अंदर, वो समाप्त हुआ। एक संगठन तैयार किया असेंबली बम कांड के अंदर, वो फिर एक इनके आंखों के सामने से जा रहा था। इनको एक तरह से फिर ये होता है कि अब फिर पुनः नया संगठन बनाना पड़ेगा, एक पूरा ग्रुप वापस तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए इसी बीच क्या होता है कि ये जो यशपाल है वो क्या करते हैं, तो यशपाल ये चाहते हैं कि इरविन एक ट्रेन में बैठ के जा रहा है, लॉर्ड इरविन, वायसराय इरविन, तो इसको ये मारना चाहते हैं। और चंद्रशेखर इस समय ग्वालियर थे, वो कानपुर चले जाते हैं। हालांकि ये जो मीटिंग करते हैं नंद किशोर जी करके इनके घर पे, तो यशपाल, वीरभद्र तिवारी और भगवती चरण वोहरा, ये जो साथी है, ये यशपाल को मना कर देते हैं कि अभी हमने इतनी सब चीज़ें हुई है और अभी अभी आपको नया कोई कांड नहीं करना है और थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि इनका मकसद रहता है कि जो ट्रेन का डिब्बा है जिसके अंदर इरविन बैठा हुआ है, उस डिब्बे के नीचे, यानी कि वास्तव में ये पटरी पे लगा देते हैं बम और रिमोट रखते हैं अपने हाथ में, तो ये उसको उड़ाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिसमें इरविन बैठता है वो डिब्बा नहीं उड़ के और उसके पास वाला डिब्बा उड़ जाता है, यानी कि उसके अंदर आग लग जाती है और वो बच जाता है। तो ये योजना यशपाल की फेल हो जाती है। इसमें सभी साथी इनके वजह से पहले ही मना कर देते हैं, उसके बाद भी ये एक तरफा निर्णय लेते हैं और फिर इसकी माफ़ी भी मांगते हैं। उसके बाद देखिए गांधी जी के साथ इनके कैसे क्या संबंध थे, तो यंग इंडिया में गांधी जी, जैसे ये बम कांड हुआ था असेंबली में, तो यंग इंडिया करके जो है गांधी जी की पत्रिका, उसमें वो लिखते हैं कि बम की फिलोसफी है ये गलत है और ये नौजवान जो है वो भटक गए। यानी कि इतना जो देश के लिए क्रांतिकारियों ने अपना जो खून बहाया है, फांसी चढ़ने के लिए जा रहे हैं, और गांधी जी ने जो चीज़ है वो क्या कही कि नौजवान भटक गए हैं और ये बम की फिलोसफी गलत है, यानी कि अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए ये बम। तो इससे फिर ये आहत होते हैं चंद्रशेखर, इस चीज़ गांधी जी के ये जो स्टेटमेंट्स है, इस स्टेटमेंट से बहुत आहत होते हैं। और उसके बाद में ये फिर अपने ही, यानी कि चंद्रशेखर है वो अपने तरीके से भगत सिंह को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे गांधी जी प्रयास करते तो छूट जाते और ऐसी सब चीज़ें हैं, लेकिन भगत सिंह को छुड़वाने का वो चंद्रशेखर अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं, तो ये प्रयास करते हैं कि भगवती चरण जो वोहरा है वो बम लेके जाएंगे और बम जहाँ पे जेल है वहाँ पे बम फोड़ देंगे, अफरा तफरी मचेगी तो उनको निकाल के हम ले आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो बम है भगवती चरण वोहरा के हाथ में ही फट जाता है और इसमें इनका हाथ क्षतिग्रस्त हो जाता है, चेहरा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये घटना इनके साथ घट जाती है। हालांकि भगत सिंह बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि यहाँ से भाग जाएं, भागना बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से यदि ये फांसी पे लटकाएंगे तो फांसी मंजूर है। गांधी जी ने हालांकि ये भी कहा था कि इनको, जो लॉर्ड इरविन है उससे गांधी जी ने ये रिक्वेस्ट जरूर करी कि इनको फांसी नहीं दी जाए और आजीवन कारावास दे दिया जाए। और भगत सिंह का ये कहना था कि मैं आजीवन कारावास पसंद नहीं करता हूँ, आजीवन कारावास की जगह मुझे फांसी दे दी जाए। तो ये घटना घटती है। तो भगत सिंह यदि ऐसा होता भी सही तो शायद ही निकलते, फिर भी इन्होंने प्रयास भगवती चरण वोहरा ने किया। अब बात आती है उसके बाद इनका जो देखिए अब नया संगठन है, उस संगठन के अंदर से भगत सिंह चले गए, बटुकेश्वर दत्त चले गए और भगवती चरण वोहरा के हाथ में बम फूट जाता है। फिर जो यशपाल, वीरभद्र तिवारी और ये हैं, इनसे किस तरीके से
आगे ट्यूनिंग रहती है, इनके रिश्ते रहते हैं। तो जो यशपाल है, इनको एक दोस्तों इनकी जो पूरी जो लाइफ है उसमें आप देखेंगे तो ये महिलाओं को कहीं भी रिक्रूट नहीं कराया इन्होंने, यानी कि ये चाहते हैं कि महिलाएं कहीं भी हमारे इस संगठन में नहीं आए ताकि ध्यान नहीं भटके, और कहीं भी महिलाओं की वजह से सम्मान ये जरूर देते, लेकिन ये नहीं हो कि महिलाओं की वजह से कोई व्यक्ति भटके या फिर कोई पकड़ा जाए या फिर कोई और ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस हो। तो ये यशपाल को भी ये समझाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने, एक महिला होती है प्रकाशपति, उससे यशपाल के जो है प्रेम संबंध हो जाते हैं। और इसी में ये क्या करते हैं कि जो पूरे समूह का जो पैसा आता था उस पैसे को एक ये निजी हित के लिए खर्च करने लगे, उस पर लुटाना शुरू कर देते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि काकोरी कांड में इनके इतने साथी चले गए, फिर असेंबली कांड में जो लाहौर षड्यंत्र वाली बात हमने पढ़ी, इसके अंदर इतने साथी चले गए और अब बहुत कम बचे, और वो भी अगर इस तरीके से थोड़े से पटरी से उतरेंगे तो इनको बहुत बुरा लगा। और ये यहाँ से ही इनको लगा चंद्रशेखर को कि यदि इसको ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे तो भी ये फिर वापस पूरी कई घटना अंग्रेजों को बता दे, तो ये इनको फिर मारना भी चाहते हैं। और इस बात को ये वीरभद्र और जो कैलाशपति इनको बोलते हैं कि आप दोनों इसको कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। लेकिन वीरभद्र और कैलाशपति क्या करते हैं, यशपाल को यहाँ मारने के बजाय यशपाल को यहाँ से भगा देते हैं, रवाना कर देते हैं। और ये घटना भी इनके लिए दुखदायी ही होती है एक तरह से। क्यों होती है देखिएगा। तो ये यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद 27 फरवरी 1931 की बात है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये घूम रहे होते हैं। और उसी समय देखिए यहाँ ये यशपाल से इनका रिश्ता बिगड़ता है। यशपाल वापस इनके पास आ जाते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं और ये इनके साथ हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच वीरभद्र जो है उनकी और कैलाशपति इनकी चंद्रशेखर से, यानी चंद्रशेखर की वीरभद्र जो है उनसे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है पूर्ण रूप से। तो और यही इनके लिए एक दुखों का कारण होता है। क्या कारण होता है कि अल्फ्रेड पार्क में जब घूम रहे होते हैं तो वीरभद्र इनकी मुखबरी कर देता है, बिल्कुल साइकिल लेके जाता है और अंग्रेज को बता देता है, अंग्रेजों को, कि यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क में ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और यही घटना जो है इनके लिए बहुत दुखद, एक तरह से देश के लिए भी दुखद रही कि अंग्रेज इनको घेर लेते हैं और आत्मसमर्पण के लिए बोलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी है और वो उनके जो वाक्य हैं एक तरह से कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। और फिर 27 फरवरी 1931 को ये चारों तरफ से अंग्रेज इनको घेरे रहते हैं, ये उनसे डटकर मुकाबला भी करते हैं। और उसी मुकाबले में इनके पास जो, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा कि एक पिस्टल रहती है, तो ये 4-5 राउंड 5 राउंड चला देते हैं। एक अंतिम गोली जो बचती है तो इनको मालूम रहता है कि अब यदि ये पकड़ेंगे, यदि ये नहीं, मैंने खुद पे नहीं चलाई तो फिर इनके हत्थे चढ़ेंगे। इससे अच्छा फिर इन्होंने अपनी कनपट्टी पे रख के वो गोली मार दी और इस तरीके से एक महान क्रांतिकारी जो थे देश के, वो शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था चंद्रशेखर जी के बारे में। एक लेक्चर में हम चंद्रशेखर के बारे में पूरा जो उनका जीवन काल है वो शायद ही कर पाएँ, लेकिन कोशिश करी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आप पढ़ें, एक नॉर्मली राष्ट्रीय जितने भी हीरो हैं एक तरह से उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और उनकी जो जानकारी हमें निश्चित रूप से रहनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये आरपीएससी एग्ज़ाम और किसी एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक जो क्रांतिकारी है देश के, वो लोगों तक जानकारी पहुँचे और लोग सही तरीके से उसको उनके बारे में समझ पाए। धन्यवाद दोस्तों।